गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में रानी इकाई का अभ्यास करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में रानी के इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें लेखक परिचय और ताज रानी कौन है, लेखिका के जीवन में इसका क्या महत्व है, लेखिका के हृदय में और उसके भाई बहन के हृदय में ताज रानी के प्रति और कैसा भाव है, उसके बारे में हमने थोड़ा कुछ देखा था। आज हम आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पिताजी से लेखिका और उनके भाई बहन ने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि एक सफ़ेद टट्टू पर घूमने फिरने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजी लोग के बच्चों को ही होता है। तो इस तरह हमारे लिए एक छोटा सा घोड़ा न होना हमारे साथ अन्याय की बात है। उनकी यह बात सुनकर पिताजी कुछ बोले नहीं थे। फिर उन्होंने रामा की कहानियों में भी सुना था। पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक टट्टू ला दूँ सफ़ेद, तो सफ़ेद टट्टू मैं तुम्हारे लिए ला दूँ। तो बच्चों ने कहा, बच्चों की समझ में ऐसा था, रामा ने जो भी कहानियाँ सुनाई थी उसमें रामा ने बताया था कि जो सफ़ेद टट्टू होते हैं वह टट्टू किसी भी व्यक्ति ने जो कोई बड़ा गुनाह किया है तो उसे जो दंड दिया जाता है, तो दंड सफ़ेद टट्टू पर बिठाकर उसे गांव में घुमाया जाता है या उसे देश निकाला दिया जाता है। यह बात रामा ने अपनी कहानियों में बच्चों को बताई थी। तो जब पिताजी ने कहा कि सफ़ेद टट्टू मैं तुम्हारे लिए ला दूँ, तब उनके मन में भी यही प्रश्न उठा कि सफ़ेद टट्टू तो जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें दंड देने के लिए उस पर बिठाया जाता है। फिर कुछ बोले नहीं बच्चे। थोड़े दिनों के बाद उनके घर के बरामदे में एक छोटा सा घोड़ा वहाँ पर लाया गया और उसके लिए एक छुट्टन भी रखा गया। छुट्टन नाम का एक साइस भी रखा गया। साइस यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाला। छुट्टन नाम का एक साइस भी रखा गया। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, सुंदर चॉकलेटी रंग का था और उसे बरामदे में जब बांधा गया तो उसके लिए उसे अंदर लाने के लिए बरामदे में एक नया दरवाज़ा बनाया गया। तो लेखिका और उसके भाई बहन को उसके प्रति ईर्ष्या पैदा हुई कि हम और हमारे साथ जितने भी जीव रहते हैं, यानी कि एक कुतिया और एक नेवला, ये दोनों जो हमारे साथ है उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं, उनके लिए ना कोई नौकर और ना ही उनके लिए कोई आने जाने के लिए अलग सी खिड़की। फिर उस घोड़े के लिए पिताजी ने एक छुट्टन भी रख ली, एक साइज भी रख लिया और उसके लिए नया दरवाज़ा भी बना लिया। बच्चों के मन में इस घोड़े के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई। फिर वहाँ तक हमने पाठ देखा था। अब आज हम आगे देखेंगे कि अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित होना यानी कि भयभीत होना। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। हमारे और हमारे साथी मित्रों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन किया गया और ना ही कोई विशेष नौकर रखा गया। तो इस घोड़े के लिए क्यों मन में ऐसा भाव पैदा हुआ, प्रश्न हुआ। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता। रामा को तो हम नौकर नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता है। जो नौकर लोग होते हैं वो हमें डांटते फटकारते नहीं, जो हम कहते हैं वही किया करते हैं। तो यहाँ पर रामा है हमारे घर में, जो हमारा काम करता है, उसे तो हम नौकर नहीं कह सकते, क्योंकि रामा तो हमें कभी कभी डांटता भी है, कान भी खींचता है, इसलिए हम उसे नौकर कह सकते नहीं। फिर उसने बच्चों के मन में इस तरह घोड़े के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ
रामा को तो हम नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी। हमारी जो खिड़की थी वह दरवाजे में नहीं बदली गई। जब भी हमें बाहर जाना था वहाँ से, तो हम खिड़की से कूदकर जाते थे, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। खिड़की को दरवाजे में यदि बदल दी गई होती तो शायद हमें कूदने का कष्ट न लेना पड़ता, पर खिड़की तो खिड़की ही रही है, जिससे हमें कूदने का कष्ट उठाना पड़ता है। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। बाबूजी ने हमें बताया कि जो टट्टू हम लाए हैं, जो घोड़ा लाए हैं, वह आपकी सवारी के लिए हम लाए हैं। यह सुनकर भी हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। 4-5 दिन तक हम उससे अप्रसन्न रहे। घोड़े के आने से हमें कोई आनंद हुआ नहीं, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। फिर घोड़े ने हमारा मन जीत ही लिया। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा को हमने उसका नाम पूछा तो रामा ने बताया कि उसे हम ताज रानी कह सकते हैं। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। रामा और माँ से ताजमहल की कहानियाँ हमने सुनी थी। इस कहानियाँ सुनते सुनते हम उसके प्रति सहृदय हो गए, मतलब हमें वह घोड़ा अच्छा लगने लगा और उससे प्यार होने लगा। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। कहानियों में जिस तरह देश निकाला दिया जाता है, उसी तरह ताज रानी ऐसा नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में एक ऐसा विचार बैठ गया कि जो ताजमहल है उसकी रानी है वह, और फिर उनके मन में ऐसा भी लगने लगा कि वह ताज रानी है, फिर भी उसे वहाँ से उसे कहानियों में जिस तरह देश निकाला दिया जाता है उसी तरह उसे निकाल दिया गया है और इसलिए वो यहाँ पर आई है। तो इसलिए बच्चों के दिल में उसके प्रति दया का भाव पैदा हुआ कि कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उससे और अधिक आराम लेने के उपाय सोचने लगे। ताजमहल की रानी होने के बावजूद भी उसे यहाँ आना पड़ा है। यह सोच कर हमारे मन में जो ईर्ष्या थी वह ईर्ष्या के भाव जो दया में बदल गया और हमें उस पर करुणा आ गई और किस तरह उसे अधिक से अधिक आराम दिया जाए उसके बारे में हम सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी है। जब ये लेखिका लिखती है तब भी वह ताजरानी वहाँ पर नहीं, फिर भी उसे वैसी की वैसी ही उनकी छवि उनकी आँखों में है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, ताज रानी का वर्णन कीजिए तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसलिए याद रखो कि हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, जिसे देखते ही हमारे दिल में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। खड़े छोटे कानों के बीच, उसके 2 कान हैं वह हमेशा खड़े रहते हैं। कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल, माथे पर जो केशवाड़ी, ગુજરાતીમાં આપણે એને કેશવાળી કહીએ કે માથે પર ગલે पर लगे उगे हुए बाल, तो माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, बड़ी काली और पारदर्शी आँखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती है, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए
गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ઊંચાઈ के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। ઊંચાઈના પ્રમાણમાં એની પીઠની પહોળાઈ ज़्यादा है, पीठ की पહોળाई। सुडोल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उड़ती उठती गिरती रहती है। तो यहाँ पर ताज रानी का वर्णन किया है कि वह कैसी दिखती थी। तो यह पूरा वर्णन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कैसी दिखती थी उसमें आपको यह सब लिखना पड़ेगा कि वह हल्की चॉकलेटी रंग की थी, दृष्टि उस पर पड़ते ही वह आकर्षक चॉकलेटी रंग की थी और दृष्टि उस पर पड़ते ही हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। और उसके दो खड़े कानों के बीच जो अयाल का गुच्छा था वह झूलता रहता था। काली और स्वच्छ बड़ी बड़ी आँखें थी, पारदर्शी आँखें थी। लाल नाखून थे जो फुला फुलाकर चारों ओर की सुगंध को वह लेती रहती थी। फिर उसके दांत उजले थे, लाल जीभ थी और गुलाबी ओठ थी और लंबा मुंह जो लोहा चबाते चबाते भी क्षत विक्षत नहीं हुआ था। ऊंचाई के प्रमाण में वो पीठ की चौड़ाई अधिक थी। सुडोल शरीर था, मजबूत पैर थे और सघन पूंछ थी जो मोर पींछ की तरह, मोर छल की तरह मक्खियाँ उड़ाने में हमेशा उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी। उस समय जब हम छोटे थे, जब छोटा बूढ़ा ताज रानी हमारे घर पर आई, तब ये सब समझने की बुद्धि हमें नहीं थी। ये सब वर्णन तो मैं आज कर रही हूँ, जब मैं बड़ी हो गई हूँ और जब ये लिख रही हूँ तब। परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएँ ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। मतलब कई वर्ष हो गए, फिर भी ये स्मृतियाँ आज भी वैसी ही जैसी की वैसी है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं आया। जिस तरह शाही के अक्षर जो धुंधले होते हैं, दिखाई नहीं देते और उस पर प्रकाश डालने पर वह हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसी तरह आज भी उसकी ये धुंधली स्मृति के भीतर अग्नि के ताप से जिस तरह अक्षर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उसी तरह आज भी उसका वह रूप सौंदर्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रोजी और निक्की जो उनका नेवला और कुतिया है, वह दोनों को वह क्या करते हैं, अपने रूम में ही रखते हैं। दोनों को अपने रूम में अपने साथ रखते हैं। तो वह सोचते हैं कि यदि वह ताजरानी भी छोटी होती तो हम भी उसे अपने साथ ही अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल घोड़ों को रखने की जो जगह होती है उसे अस्तबल कहते हैं। तो अस्तबल जो बरामदा था उसे अस्तबल बना दिया गया था, वही हमारे लिए कार्यालय बन गया। अव्यवस्था का अराजकता એટલે अव्यवस्था का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, जो बरामदा था वह घोड़े बांधने के लिए तो नहीं था। अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतेताक थे। खाने, आतेताक यानी कि खाने, दीवार में ईंटों से बनी हुई जो दीवार होती है, तो दीवार में दो ईंटों के बीच जो जगह होती है उसे हम कुछ न कुछ रखने के लिए हमें उपयोग में उसे ले सकते हैं। तो ऐसे आतेताक कई थे दीवार में और एक खुली अलमारी भी वहाँ पर थी। तो
उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। અને जो दीवार थी उसमें शरणार्थी हमारी शरण में रहने वाले खिलौने, यानी कि हमारे पास जितने भी खिलौने थे वो हम वहाँ पर रखते थे। विस्थापित करना मतलब अपने स्थान से हटाया हुआ, तो स्थापित इच्छा से स्वेच्छा से हटाए हुए जो खिलौने थे वहाँ पर हम रखते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री प्राप्त कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। थोड़े ही दिन में उन बच्चों ने रानी का दिल जीत लिया। किस तरह जीत लिया? तो उसकी गर्दन में झूल झूल कर, फिर उसके जो अयाल थे, घोड़े के गर्दन पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं उसे अयाल कहते, तो अयाल में फूल खोसते थे और उसे बिस्किट और मिठाई भी खिलाते थे। तो उसके साथ खेलकर, मजाक कर, मस्ती करके और उसे अच्छा अच्छा खिलाकर उसके साथ ऐसी दोस्ती बना ली कि कभी कभी बच्चों को न देखने पर रानी अस्थिर होकर पैर पटकने लगती थी और हिनहिनाने लगती थी। हिनहिनाना तो घोड़े की आवाज़। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। थोड़े ही दिनों में हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। घोड़े पर सवार होने से पहले उस पर जो मखमली जीन रखी जाती है, जिससे घोड़े के ऊपर जो केशवाड़ी होती है उससे हम फिसल न जाए, इसलिए तो मेरे लिए और छोटी के लिए, यह छोटी बहन के लिए सामान्य और छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। संतुलन, यदि घोड़ा कुछ कारणवश दौड़ने लगा और हम अपना संतुलन नहीं रख पाए तब हम घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और गिरते हैं तो बड़ी चोट आती है। तो भाई सबसे छोटा था, तो भाई को यदि कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो भाई को कुछ कभी चोट न पहुँचे, इसलिए उसके लिए चमड़े की बड़े घेरे वाली और जीन बनवाई गई और मेरे लिए और मेरी बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन बनवाई गई, जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते थे। आरूढ़ होना यानी कि सवार होना। आरूढ़ होना। अयाल, घोड़े के गर्दन पर के बाल। घोड़े के गर्दन पर के बाल। विस्थापित, अपने स्थान से हटाया हुआ। विस्थापित, अपने
स्थान से हटाया हुआ, अपने स्थान से हटाया हुआ, विस्थापित। अराजकता, अव्यवस्था। अव्यवस्था। आतंकित, भयभीत। आतंकित, भयभीत। आतंकित, भयभीत। साइज, घोड़े की देखभाल करने वाला। घोड़े की देखभाल करने वाला। घोड़े की देखभाल करने वाला। तो साइज। ये जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहन के लिए घोड़ी से उन्होंने किस तरह अपना लगाव बना लिया, लगाव घोड़ी से किस तरह उनका लगाव हो गया। फिर अपने साथ उन्हें एक बात का दुख था कि वह अन्य प्राणियों की तरह घोड़ी को अपने साथ अपने रूम में नहीं रख सकते थे। फिर उनके घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हो गया और घुड़सवार करने के लिए जिन की व्यवस्था भी की गई। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता था। जो छुट्टन था वह हमारे साथ, हम जब सवार होते थे तो हमारे साथ दौड़ता हुआ पीछे पीछे आता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। सवेरे जब मैं स्कूल जाती तब छोटे भाई बहन उस घुड़सवारी करते और जब दोपहर के बाद जब मैं आती तो मेरा कार्यक्रम शुरू होता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती है। इतनी सवारी से हमारा मन संतुष्ट नहीं था। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अस्तबल में जब बांधी होती थी घोड़ी तब स्टूल के सहारे उस पर सवार होती थी और उसके साथ उसकी गर्दन में भी वह झूलते रहते थे, फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के बाद दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अभी तक तो हमने सवारी करने की पूरी शिक्षा ली नहीं थी, फिर भी हम घोड़े को एक दिन छोड़कर बाहर ले आए और चबूतरे पर से उस पर सवारी की और बारी बारी से हम बिना नंगी पीठ जिन रिक्त जिन उस पर नहीं रखी थी ऐसी पीठ पर वह सब बारी बारी से सवारी करके जैसे अधूरी शिक्षा पूरी कर लेने की परीक्षा वह दे रहे थे, यानी कि सवारी कर रहे थे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती।
ऐसी प्रवृत्तियों से ताज रानी भी प्रभावित होती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के जैसे हो जाते हैं। बालकों के मन सभी पशु पक्षी एक परिवार के समान होते हैं, इसलिए बालकों के मन में ऐसे भेद कभी नहीं रहते। यहाँ पर रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की था वह रानी की पूंछ पकड़कर निक्की यानी नेवला पूंछ पकड़कर झूलता रहता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कूद कर चढ़ती और नीचे कूदती थी। रोजी उनकी जो कुतिया थी वो अपनी इच्छा अनुसार मन चाहे जब मन करे तब उसकी गर्दन पर चढ़ती थी और उतरती थी। इस तरह उछल कूद कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूरासन पर आसीन हो। और हम सब यानी कि 3 भाई बहन उस पर इस तरह सवार होते थे जैसे कोई मयूरासन पर सरस्वती माता जिस तरह बैठती है उसी तरह हम भी बैठे हो, ऐसा इस तरह हम बैठते थे, आसीन होते थे। मयूरासन पर जैसे बैठे हो उस तरह उस पर आरूढ़ होते थे। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। रानी भी बच्चों को अच्छी तरह जान चुकी थी, तो उनमें कौन सी शक्ति है और कौन सी दुर्बलता है उसके बारे में भी वह अच्छी तरह जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुलकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। दुलकी एटली धीमी, दुलकी चाल यानी कि धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर उसे संतुष्ट कर दी। नंगी पीठ पर यानी कि जिस पर रखी नहीं गई ऐसी पीठ। तो जब भी सवारी की जाती थी, सवारी का कार्यक्रम शुरू होता था तो उस पर जीन रखी जाती थी। लेकिन जब बच्चे अपने आप खुद अपनी मर्जी से सवारी करने लगते थे तो जीन रखी नहीं जाती थी। फिर भी घोड़ी उन सब की कमजोरियों को जानती थी, इसलिए बच्चे गिर न जाए, उसे चोट न पहुँचे, इसलिए उसे धीमे धीमे हल्की चाल से उसे घुमाकर उन्हें संतुष्ट करती थी। तो आज हम यहाँ तक इस इकाई का अभ्यास करेंगे जिसमें हमने देखा कि किस तरह बच्चों ने रानी का मन जीत लिया, रानी के प्रति उनके मन में कैसे प्रेम भाव जागृत हुआ, फिर उनके साथ किस तरह वो खेलते कूदते थे, उनके साथ साथ उनके अन्य जो प्राणी निक्की और रोजी भी किस तरह रानी के साथ एकजुट होकर खेलते रहते थे। फिर बच्चों का कार्यक्रम, सवारी का कार्यक्रम शुरू हो गया। ये सब जो आज के वीडियो में हमने देखा उसमें से आपको 10 हेतुलक्षी प्रश्न बनाकर उसके उत्तर लिखने हैं और जो शेष पाठ है उसका अंत भाग वह हम तीसरे वीडियो में बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।